कलिंग के राजा के साथ जब भयंकर युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारे कलिंग की सेना मारी गई थी और उसके बाद ही जो है अशोक ने लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, बहुत शांति से सुनेंगे। तो हाथी गुम्फा विलेज किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित। जूनागढ़ अखाड़ा भी है, वहां नाम सुनोगे, जूनागढ़ अखाड़ा था, है ना। ये कुंभ मेला के समय में ना ये शब्द आपको सुनने के लिए मिला हो। तो जूनागढ़ गिरनार भी इसको कहते हैं। तो गिरनार अभिलेख ये किस राजा से संबंधित है? रुद्रतामस। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री शासक से संबंधित है। और प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन यानी मालवा नरेश से संबंधित है। और ग्वालियर अभिलेख राजा भोज, आप सुने होंगे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, है ना। ये राजा भोज ही थे जिनसे ग्वालियर अभिलेख संबंधित है, ये प्रतिहार नरेश थे। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। और देवपारा अभिलेख विजय सिंह जो बंगाल शासक था उससे संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि सबसे पहले भारत के संबंध किन देशों के साथ स्थापित हुए, है ना। तो बर्मा, जिसको स्वर्णभूमि कहते हैं, वर्तमान नाम उसका क्या है? म्यांमार। मालाया स्वर्णद्वीप, जिसको कहते हैं कंबोडिया, कम्बोज और जावा यानी यवद्वीप से संबंधित है। अब उसके बाद है पंचायतन। आपको बता देता हूं कि अगर हिंदुस्तान में कहीं घूमने का शौक या किसी को समर वेकेशन का इस बार छुट्टी मिले, है ना, ट्रिप पर जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो आपको कहाँ घूमना चाहिए, है ना। ऐसे तो जैसे ही इस शब्द का जिक्र किया जाता है तो सबको समझ में आता है, अच्छा चलो यूपी में, है ना, अयोध्या धाम घूम लेते हैं, है ना, या फिर मथुरा घूम लेते हैं, प्रेम मंदिर घूम लेते हैं, है ना। तो ये या गया, बोध गया घूम लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है नाम याद आता है जो मुख्य जो है तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। राजगीर भी है ना। और तो आज जो है कुछ यूनिक चीज बताते हैं। नहीं मतलब अभी बोल रहे हैं ना, कहाँ घूमना चाहिए? हाँ तो बता रहे हैं। तो पहले जान लीजिए कि पंचायतन किसको कहते हैं। पंचायतन का मतलब होता है, पंचायतन शब्द जो है हिंदू धर्म में मंदिर है उससे संबंधित है। और वैसा मंदिर जिसमें एक बड़ा मंदिर हो और चार जो है उसके चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर हो, उसको पंचायतन मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं? पंचायतन मंदिर। और इंडिया में जो है पंचायतन मंदिर कहाँ कहाँ है, वहाँ जरूर घूमिए, बहुत खूबसूरत मंदिर है। और ये कहाँ कहाँ है? तो पहला पंचायतन मंदिर का नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। क्या नाम है? कंदरिया महादेव मंदिर। ये खजुराहो में है। और खजुराहो में कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। ये कौन सा मंदिर का उदाहरण है? हाँ, जगह का नाम है खजुराहो। और ये पंचायतन मंदिर का उदाहरण है, यानी कि एक मुख्य मंदिर होगा और चार को छोटे छोटे और मंदिर होंगे, है। दूसरा कहाँ है हुआ? ब्रह्मेश्वर मंदिर। ये कहाँ है? भुवनेश्वर। इस जगह पर जाइए, है ना, आ जाइए। लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पड़ता है? ये भी खजुराहो। याद रखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर दोनों के दोनों कहाँ है? खजुराहो में, है ना। और ब्रह्मेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर ये दोनों के दोनों कहाँ है? भुवनेश्वर। जिसमें उम्मीद है कि आप लोग लिंगराज मंदिर का नाम जरूर सुने होंगे, है। तो लिंगराज मंदिर भी कहाँ है? भुवनेश्वर में। ब्रह्मेश्वर मंदिर भी भुवनेश्वर में। और ये चारों मंदिर अभी तक जो आप नाम सुने वो किसके उदाहरण है? पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। उसके बाद है दशावतार मंदिर। दशावतार यानी 10 अवतार, है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। और इन 10 अवतार वाला जो मंदिर है ये कहाँ आपको मिलेंगे? देवगढ़ में। ये देवगढ़ कहाँ है? यूपी में, अर्थात उत्तर प्रदेश। यहाँ भी जाके घूमिए, खाली अयोध्या धाम नहीं बल्कि दशावतार मंदिर भी घूम लीजिए, है ना। उसके बाद गौडेश्वर मंदिर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये सारे मंदिर जो हैं वो किस मंदिर के उदाहरण है? पंचायतन मंदिर के उदाहरण है। पंचायतन मंदिर किसे कहते हैं? वैसा मंदिर जिसमें एक मुख्य मंदिर होता है और बाकी चार जो है छोटे छोटे अन्य मंदिर होते हैं, उसको पंचायतन मंदिर कहते हैं। कल आप लोग को मंदिर निर्माण शैली भी बताए थे कि उत्तर भारत में मंदिर निर्माण कला को नागर शैली कहा जाता है, यानी नागर शैली में उत्तरी भारत के मंदिरों का निर्माण किया गया था। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की कला है उसको
द्राविड़ शैली कहते हैं। द्राविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण हुआ है। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ अन्य मंदिर हैं, उसमें नागर शैली और द्राविड़ शैली दोनों को मिलाकर बनाया गया, उसको बेसर शैली कहते हैं। कौन सा शैली कहते हैं? बेसर शैली, याद रहेगा ना। हाँ, तो नागर शैली किसे कहते हैं? यानी कि उत्तरी भारत में मंदिर निर्माण की जो कला है उसको नागर शैली कहते हैं, और दक्षिणी भारत में, उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण कला है उसको नागर शैली, दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की कला है उसको द्राविड़ शैली, है ना। हाँ, नारद शैली नहीं, द्राविड़ शैली, है ना। और दक्षिण भारत में ही कुछ ऐसे मंदिर हैं जिसमें नागर शैली और द्राविड़ शैली दोनों को मिला दिया गया, उसको कौन सा शैली कहा जाता है? बेसर शैली कहा जाता है। आई बात समझ में? हाँ, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया आपका पंचायतन मंदिर। उसके बाद है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पीछे जो पढ़े तो 3 पार्ट दूसरा, अभी ये जो पढ़ रहे हैं ये दूसरा है ना। एक हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा ऐतिहासिक काल, तीसरा इतिहास, है ना। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, और इतिहास किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, यानी कुछ भी लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता, उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। इंग्लिश में इसको प्रे हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रे हिस्ट्री। यानी जिस काल में कोई भी लिखित सबूत जो है कहीं पर नहीं मिलता है, उस काल के, उस इतिहास को, उस काल को क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, है ना। इसको ऐसे अगर कहा जाए तो प्रे हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब पीरियड के अकॉर्डिंग कहेंगे तो प्रे हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और ये हो जाए हिस्ट्री पीरियड, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहला में कोई भी लिखित सबूत नहीं है। अब दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित सबूत तो है, लेकिन आज तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। उसमें क्या लिखा गया है ये पढ़ नहीं पाए। जैसे बहुत सारे, कुछ पढ़े जा चुके हैं, कुछ अभी भी नहीं पढ़ा जा चुका है। जैसे बराबर में जो है, अभी हाल फिलहाल में क्लास 12th वाले बच्चों को ट्रिप पे ले गए थे, तो बराबर की पहाड़ियों पर ले गए, तो वहाँ एक गुफा था, उसके अंदर जो है गेट खुलवाकर और ले गए, तो वहाँ पर कुछ प्राचीन भाषाओं में, प्राचीन लिपि में कुछ शब्द लिखे हुए थे। बच्चों को बोले ये पढ़ने में आ रहा है, समझ में? तो नहीं। त्रिशूल बना हुआ था, तो इससे पता चल रहा था कि रिलीजियस जो है वो चीज़ है, माने हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और उसमें जो शब्द लिखे गए हैं वो इतने प्राचीन हैं, उसकी लिपि जो है शायद वर्तमान समय में हो सकता है पढ़ा ना गया। हालांकि अशोक के समय के कुछ लेख जो हैं उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्राचीन जो अभिलेख हैं अभी पढ़े नहीं जा पाए हैं। पता नहीं चलता कौन सा लिपि है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो आद्य ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं? इतिहास को उस काल को कहते हैं जिस समय में लेखन कला विकसित हो चुकी थी, माने लेखन कला थी, लिखा हुआ साक्ष्य मिला है, लेकिन क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ा नहीं जा पाया है ना, यानी कोई पढ़ा नहीं पाया, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसमें कुछ भी लिखा हुआ कहीं नहीं मिलता है, उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें लिखा हुआ मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और जिस इतिहास को मैंने लिखा यानी लिखा हुआ सबूत जिसका मिलता है और उसको पढ़ा भी जा पाया, यानी उसको पढ़ लिया गया है, तो उस इतिहास को कहते हैं इतिहास है। देखिए, जिस इतिहास का विवरण लिखित रूप में मौजूद है, यानी लिखा हुआ है, उसको कहते हैं इतिहास। तो तीनों पीरियड समझ में आ गए। जिसमें लिखा हुआ साक्ष्य कहीं नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता है, उसको प्राग ऐतिहासिक काल। जिसमें लिखा हुआ मिलता है उसको आद्य ऐतिहासिक काल, और लिखा हुआ मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है ना, आज जिसमें लिखा हुआ मिलता है पढ़ा जा सका उसको इतिहास। आगे समझ में। उसके बाद है देखिए ज्ञानी मानव, यानी जिसमें ज्ञान बढ़ा हो, है ना, तो उसको होमो सैपियंस कहते हैं। बायोलॉजिकल नेम जो है, यानी साइंटिफिक नेम आपका बायोलॉजिकल नेम जो है होमो सैपियंस है। इसका उद्भव जो है 30 से 40 हजार साल पहले हुआ था। यानी वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। यही जीनियस मानव था जिसकी प्रजाति हम लोग हैं। तो उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। इसको अच्छी तरह से याद करके आइएगा।
आगे का क्लास जो है और ज़्यादा आनंददायक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें, जैसे अब आपको बताया जाएगा कि पहिया का आविष्कार कैसे हुआ, आग का आविष्कार कैसे हुआ, मनुष्य ने पालतू पशु किसको बनाया, वहाँ से आगे की इतिहास की पृष्ठभूमि कैसे रही, इन समस्त चीज़ों को जो है अब आगे की क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। हाँ।